नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लो साइटोमेट्री के बारे में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो हेमाटोलॉजी लैब में यूज़ किया जाता है और बहुत सारे बेसिकली जो हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस इस मेथड से कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली एंटीबॉडीज़ का यूज होता है और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये बेसिकली अटैच होती हैं फ्लोरोफोर से। फ्लोरोफोर ऐसे मटेरियल होते हैं जो लो वेवलेंथ की लाइट को हायर वेवलेंथ की लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे फ्लो साइटोमेट्री के, और इसके क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इसके। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्लो साइटोमेट्री का मतलब फ्लो का मतलब होता है फ्लोइंग स्टेट में ऐसा मटेरियल जो फ्लोइंग स्टेट में हो। और दूसरा साइटो का मतलब होता है सेल, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो फ्लो साइटोमेट्री का बेसिकली जो इसका जो नाम है वो इटसेल्फ सजेस्ट करता है कि कोई भी जो मटेरियल है या सेल्स हैं जो फ्लोइंग स्टेट में उनका मेजरमेंट किया जाता है इस मेथड में। अगर हम इसके कंपोनेंट के बारे में बात करें तो इसमें 3 इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं या इसके पार्ट्स होते हैं। पहला जो सिस्टम कहलाता है उसको फ्लूइडिक सिस्टम बोलते हैं। इसमें फ्लूइड यूज़ किया जाता है, स्पेशली जो फ्लूइड होता है वो शीथ फ्लूइड कहलाता है। और इस फ्लूइड में बेसिकली जो सेल्स होते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। दूसरा जो इसमें सिस्टम है उसको ऑप्टिक्स कहते हैं, और इन ऑप्टिक्स में अलग अलग टाइप के फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं जो लाइट को फ़िल्टर करते हैं। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है या डायोड्स का है। और यहाँ पे जो सिग्नल आते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, और प्रोसेस करने के बाद एक डॉट एंड प्लॉट चार्ट बनाया जाता है जिसको हम बाद में इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है इस मेथड का, इस प्रिंसिपल को हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग कहते हैं। यूजुअली इसमें बेसिकली जो सेल्स होते हैं उनको एक सेल सस्पेंशन बनाया जाता है, और इस सेल सस्पेंशन को शीथ फ्लूइड के साथ में बेसिकली मिक्स किया जाता है। और इस शीथ फ्लूइड में एक हल्का सा मशीन के द्वारा एक ऊपर से हल्का प्रेशर देते हुए ये जो सेल्स होते हैं ये सिंगल फाइल में इस शीथ फ्लूइड के द्वारा शीथ फ्लूइड में बेसिकली जो मशीन का जो टनल होता है उसके द्वारा पास होते हैं, और ये सेल्स टारगेट किए जाते हैं एक लेज़र बीम के द्वारा। और जब ये पास हो रहे होते हैं तो लेज़र बीम के द्वारा इनको टारगेट किया जाता है। और लेज़र बीम की जो लाइट है उसमें या तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो सकती है या साइड स्कैटरिंग हो सकती है, और इस फॉरवर्ड और साइड स्कैटरिंग को रिकॉर्ड किया जाता है। और इस प्रिंसिपल को हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग कहते हैं। अगर हम सैंपल के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट सैंपल जो मटेरियल यूज कर सकते हैं। पहला तो ब्लड है, ब्लड को ले सकते हैं, या फिर बोन मैरो जो एस्पिरेट्स हैं उनको ले सकते हैं। और तीसरा जो बेसिकली एफएनएसी में फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के द्वारा जो सेल्स निकाले जाते हैं, मटेरियल निकाला जाता है, उनको भी एक सैंपल के रूप में यूज कर सकते हैं। और जो सेल्स होते हैं इनको टैग किया जाता है एंटीबॉडीज़ के साथ में, और जो एंटीबॉडी होती है वो अटैच होती है फ्लोरोफोर से। फ्लोरोफोर जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो कंपाउंड होते हैं जो लो वेवलेंथ की लाइट को हायर वेवलेंथ की लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं इनको टैग किया जाता है एंटीबॉडी के द्वारा, और एंटीबॉडी अटैच होती है फ्लोरोफोर के द्वारा फ्लोरोफोर के साथ में। और इस कॉम्बिनेशन को बेसिकली शीथ फ्लूइड में सस्पेंड किया जाता है, और इस तरह से ये जो सैंपल है इनको प्रोसेस करते हैं। शीथ फ्लूइड का अगर कंपोजिशन देखें तो इसमें 97.8% तो वाटर ही होता है। इसके अलावा कुछ और सब्सटेंस होते हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम फॉस्फेट, मोनोबेसिक डाइसोडियम हाइड्रोजनो ऑर्थो फॉस्फेट 2 फिनॉक्सी एथेनॉल एंड सोडियम फ्लोराइड। ये कुछ जो कंपाउंड हैं जो शीथ फ्लूइड में मिक्स किए जाते हैं, तो ये उसका कंपोजिशन है। अगर हम फ्लोरोफोर के बारे में बात करें तो यहाँ कई प्रकार के जो फ्लोरोफोर हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से 2 इम्पोर्टेंट कॉमनली यूज होते हैं। एक जो कहलाता है उसको FITC बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको PE बोलते हैं। तो FITC का जो बेसिकली इसको फ्लोरेसेंट आइसोथियोसाइनाइड कहलाता है ये, और प्रोएथ्रिन PE को कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि जो एक्साइटेशन लेज़र बीम होती है
बेसिकली वो 488 नैनोमीटर की होती है, और जो इमिशन लाइट होती है, इमिशन वेवलेंथ होती है, वो 530 नैनोमीटर की होती है। इसी तरह से पीई में 488 की जो एक्साइटेशन बीम होती है, और इसको जो पीई के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है वो 575 नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ में ये बेसिकली जो लाइट होती है उसका कन्वर्शन होता है। यही मेन काम बेसिकली फ्लोरोफोर का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं, जब लेज़र लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो कुछ सेल्स जो होते हैं, या सभी सेल्स में फॉरवर्ड स्कैटरिंग होती है, और जो फॉरवर्ड स्कैटरिंग बेसिकली इंडिकेट करती है वो साइज़ ऑफ द सेल को इंडिकेट करती है कि अगर फॉरवर्ड स्कैटरिंग ज़्यादा होगी तो सेल की साइज़ भी ज़्यादा बड़ी होगी। तो इसी तरह से सेल साइज़ अगर लेस फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी तो सेल की जो साइज़ है वो भी छोटी होगी। तो यहाँ पे आप डायग्राम में क्लियरली इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो बड़े सेल हैं उनमें जो लाइट बेसिकली फॉरवर्ड स्कैटर्ड हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, और छोटे सेल्स में लाइट का स्कैटरिंग काफ़ी कम है। इसी तरह से बेसिकली साइड स्कैटरिंग होती है, और साइड स्कैटरिंग में बेसिकली सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको डिनोट करता है, या ग्रेनुलारिटी है उसके बारे में बताता है। तो जितनी ज़्यादा ग्रेनुलार या जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेल होगा उतना ज़्यादा उसका साइड स्कैटरिंग होगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं नीचे चार्ट में, ग्राफ में, कि जैसे लिम्फोसाइट जो होते हैं वो काफ़ी उसमें कोई मतलब लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसमें बेसिकली लिम्फोसाइट में लेस साइड स्कैटरिंग होती है। जबकि अगर न्यूट्रोफिल के बारे में बात करें तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा साइड स्कैटरिंग होती है। तो इस तरह से साइड स्कैटरिंग से मेनली हमको कॉम्प्लेक्सिटी और ग्रेनुलारिटी के बारे में पता चलता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो फ्लोरोफोर हैं, यहाँ पे दो कॉमनली यूज फ्लोरोफोर, फ्लोरोसिन आइसोथियोसाइनेट और दूसरा फाइकोएरिथ्रिन, इनका यूज किया जाता है। और इनका जो यहाँ पे लेज़र बीम जो 488 नैनोमीटर की होती है, वो बेसिकली जो सेल्स होते हैं उनको टारगेट करती है, और वो उन सेल्स पे अटैच होती है एंटीबॉडी जो एक फ्लोरोफोर्स के साथ में अटैच रहती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइट जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्रीन में अगर हमारा फ्लोरोफोर यहाँ पे फ्लोरोसिन आइसोथियोसाइनाइड है, और अगर वो बेसिकली प्रो फाइकोएथ्रिन से अगर अटैच्ड है वो एंटीबॉडी, तो हमारा जो कलर आएगा वो थोड़ा ऑरेंज टाइप का कलर आएगा, या 575 नैनोमीटर के आसपास जो कलर डेवलप होता है वेवलेंथ का, वो करीब ऑरेंज कलर की जो सेल्स हैं वो बेसिकली प्लॉट होते हैं। तो यहाँ पे आप डॉट प्लॉट चार्ट देख सकते हैं। इस तरह से एनालाइज किया जाता है डाटा जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है या डायोड्स के द्वारा, और एक तरह से एक डॉट प्लॉट चार्ट या ग्राफ बनता है। इसको आप क्लियरली देख सकते हैं। तीन पॉपुलेशन यहाँ पे दिख रही हैं। पहली जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली लिम्फोसाइट की है जिसमें ग्रीन कलर आ रहा है। दूसरी जो पॉपुलेशन है वो मिक्स सेल की है जिसमें बेसिकली मोनोसाइट्स हैं, और तीसरी जो सेल पॉपुलेशन है वो न्यूट्रोफिल की है। तो तीन अलग अलग प्रकार के जो कलर इसमें आप देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी साइड स्कैटरिंग एंड फॉरवर्ड स्कैटरिंग के आधार पर। फिर से दूसरा ये चार्ट है, आप इसमें फॉरवर्ड स्कैटरिंग और साइड स्कैटरिंग को देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा सेल का उतनी ज़्यादा साइड स्कैटरिंग होगी। और बेसिकली साइज़ के बारे में अगर हमको पता करना है तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग से साइज़ के बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 सेल्स लिए गए हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट एंड लिम्फोब्लास्ट। तो जो सेल्स बेसिकली लेफ़्ट साइड में प्लॉट होते हैं तो उनका जो एक्सप्रेशन है ये माना जाता है कि उनका एक्सप्रेशन डिम है या कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो माइलोब्लास्ट हैं और लिम्फोब्लास्ट हैं इनका CD45 के लिए एक्सप्रेशन काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द न्यूट्रोफिल जिसमें काफ़ी एक्सप्रेशन है, और दूसरा लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा
बेसिकली फॉरवर्ड स्कैटरिंग हुई है। इसी तरह से न्यूट्रोफिल में भी साइड स्कैटरिंग और फॉरवर्ड स्कैटरिंग दोनों ही ज़्यादा हुई है। तो इस तरह से हम इन सेल्स को डिफरेंशिएट कर पाते हैं फ्लो साइटोमेट्री के द्वारा। जो ग्राफ होते हैं इनको हम 4 कंपार्टमेंट में बांट सकते हैं। तो पहला जो कंपार्टमेंट होता है लेफ़्ट लोअर कंपार्टमेंट, और ये जो कंपार्टमेंट होता है ये डबल नेगेटिव सेल्स कहलाते हैं। यानी इसमें कम फॉरवर्ड स्कैटरिंग है और कम इसमें साइड स्कैटरिंग है, तो इसको डबल नेगेटिव कहा जाता है। दूसरी ओर जो डबल पॉजिटिव कंपार्टमेंट होता है उसमें मोर बेसिकली ज़्यादा जो साइड स्कैटरिंग भी ज़्यादा होती है और फॉरवर्ड स्कैटरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से 4 कंपार्टमेंट में इसको जो चार्ट होता है उसको एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे बेसिकली जो सेल्स लिए गए हैं और इनको दो जो FITC लेबल्ड anti-CD4 एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया गया है, और दूसरी ओर आप देख सकते हैं पाइकोरेथ्रिन लेबल्ड anti-CD8 एंटीबॉडीज़ का को यूज़ किया गया। और इस तरह से एक जो बेसिकली डॉट प्लॉट चार्ट है वो डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आप देख सकते हैं कि वो सेल्स हैं जो डबल नेगेटिव हैं, और डबल नेगेटिव का मतलब है कि ना तो उनके ऊपर CD8 का एक्सप्रेशन है और ना ही CD4 का एक्सप्रेशन है। तो इस तरह के जो सेल्स हैं ये डबल नेगेटिव कहलाते हैं। दूसरा जो कंपार्टमेंट है बेसिकली उसमें जो CD8 जो सेल्स हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं, और जबकि CD4 वो नेगेटिव हैं। तो इस तरह के जो सेल्स हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं। दूसरी ओर थर्ड जो कंपार्टमेंट है आप देख सकते हैं कि ये CD4 पॉजिटिव है जबकि CD8 नेगेटिव है, तो ये हेल्पर टी सेल्स हैं। और चौथा जो कंपार्टमेंट है वो कंपार्टमेंट है डबल पॉजिटिव का। तो यहाँ पे CD8 भी पॉजिटिव है सेल्स और CD4 भी पॉजिटिव हैं। तो इस तरह से हम एक बेसिकली डॉट प्लॉट चार्ट का इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। अब हम कुछ WBC सेल के जो मार्कर्स होते हैं जो फ्लो साइटोमेट्री में यूज किए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो MHO WBC सेल मार्कर यहाँ पे 3 कॉमनली यूज करते हैं फ्लो साइटोमेट्री में। एक तो TDT होता है, और दूसरा CD34 और तीसरा HLA-DR। इन तीनों को, ये तीनों जो मार्कर होते हैं वो MHO और WBC सेल मार्कर कहलाते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि इमेच्योर सेल पॉपुलेशन उस सॉल्यूशन में है। टी सेल मार्कर की बात करें तो यहाँ पे पेन टी सेल मार्कर बेसिकली CD3 को पेन टी सेल मार्कर कहा जाता है। इसके अलावा टी सेल मार्कर CD1, CD5, CD4 एंड CD8 ये सारे के सारे टी सेल मार्कर हैं, जिसमें से CD3 काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जिसको पेन टी सेल मार्कर कहते हैं। दूसरा बी सेल मार्कर में CD19 और इसको पेन बी सेल मार्कर कहा जाता है। इसके अलावा CD20, CD22, CD10, CD79A ये सारे बी सेल मार्कर हैं। इसके अलावा माइलॉइड मार्कर्स इसमें MPO है, CD13 है और CD33 है। ये 3 जो हैं वो माइलॉइड मार्कर हैं। इसके अलावा अदर लीनेज के मार्कर भी हैं, जैसे NK सेल जो लीनेज होती है, या NK सेल मार्कर CD16 और CD56। मोनोसिटिक सेल्स का मार्कर CD11C, CD14 और CD64। और मेगाकैरियोसाइटिक सेल्स का मार्कर है CD41 और CD61। तो ये सारे अलग अलग लीनेज के मार्कर हैं। तो ल्यूकीमिया मार्कर में जैसा आप देख सकते हैं BLL में CD19 की पॉजिटिविटी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे भी मार्कर इसमें पॉजिटिव आ सकते हैं, लेकिन CD19 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा टी सेल में CD3 की पॉजिटिविटी होना चाहिए, क्योंकि ये CD3 जो है वो पेन टी सेल मार्कर है। इसी तरह से CD19 पेन बी सेल मार्कर है। और बेसिकली MPO जो है वो माइलॉइड मार्कर है। तो AML में बेसिकली MPO पॉजिटिविटी दिखती है। और इसी तरह से एक्यूट मोनोसिटिक या मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के लिए CD4, CD14, CD36, CD64, CD68 ये जो मार्कर हो इनमें से कोई भी 2 पॉजिटिव आ सकते हैं। इसके अलावा एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में CD41 और CD61 या CD36 या CD70
1, इनमें से कोई भी 2 पॉजिटिव हो सकते हैं। तो अगर हम केस नंबर पहला देखें तो अगर सेल्स जो हमारा डॉट प्लॉट चार्ट हुआ है उसमें CD34 पॉजिटिव आ रहा है और CD19 पॉजिटिव आ रहा है और CD10 भी पॉजिटिव है। तो जो CD34 है ये बेसिकली इमेच्योर WBC मार्कर है और CD19 है वो पेन B सेल मार्कर है और CD10 भी बेसिकली B सेल मार्कर है। तो इस तरह से ये इसका जो डायग्नोसिस होगा BALL हो जाएगा। तो यहाँ पे B एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। दूसरा जो केस है इसमें CD34 जो एक इमेच्योर WBC सेल मार्कर है, इसके अलावा TDT HLA-DR ये तीनों ही पॉजिटिव हैं और तीनों ही इमेच्योर सेल मार्कर हैं। इसके अलावा CD19 है और CD33 है। तो CD19 जो है इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि पैन B सेल मार्कर है, जबकि CD33 माइलॉइड मार्कर है। तो इसका जो डायग्नोसिस होगा बेसिकली BALL विथ अबरेंट माइलॉइड एक्सप्रेशन। तो ये इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें माइलॉइड मार्कर है CD33 वो भी पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए BALL विथ अबरेंट माइलॉइड एक्सप्रेशन। केस नंबर 3 में आप देख सकते हैं CD34 पॉजिटिव है जो इमेच्योर सेल मार्कर है, इसीलिए इसी तरह से HLA-DR भी पॉजिटिव है और CD13 और MPO ये दोनों ही माइलॉइड मार्कर हैं और CD33 भी माइलॉइड मार्कर हैं। तो ये टिपिकल केस है AML का, एक्यूट माइलोसिटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। केस नंबर 4 में आप देख सकते हैं CD34 पॉजिटिव है और HLA-DR पॉजिटिव हैं, दोनों ही इमेच्योर WBC सेल मार्कर हैं। इसी तरह से CD13 और MPO दोनों माइलॉइड मार्कर हैं और CD33 भी बेसिकली माइलॉइड मार्कर है, लेकिन यहाँ पे CD7 भी पॉजिटिव आ रहा है जो कि एक T सेल मार्कर है। तो इसका जो डायग्नोसिस होगा वो AML विथ अबरेंट CD7 एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे CD7 भी पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए अबरेंट एक्सप्रेशन है CD7 का यहाँ पे AML के साथ। केस नंबर 5 देखें तो यहाँ पे TDT पॉजिटिव है, CD34 पॉजिटिव, HLA-DR ये तीनों की तीनों इमेच्योर सेल मार्कर है। साथ ही साथ CD19 भी पॉजिटिव है जो B सेल मार्कर है और MPO भी पॉजिटिव है। तो इसमें दोनों चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं, CD19 भी B सेल मार्कर भी पॉजिटिव आ रहा है, दूसरी ओर माइलॉइड MPO जो माइलॉइड मार्कर है वो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरह के जो ल्यूकीमिया होते हैं उनको बाई फेनोटिपिक ल्यूकीमिया कहते हैं। तो ये बाई फेनोटिपिक टाइप का जो ल्यूकीमिया है वो है। केस नंबर 6 को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं TDT और CD10 पॉजिटिव, और जो ग्राफ है उसको आप प्लॉटिंग देख सकते हैं कि डबल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में मैक्सिमम सेल्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे CD10 और TDT CD10 और TDT को लिया गया है और आप देख सकते हैं कि TDT पॉजिटिव है और साथ ही CD10 भी पॉजिटिव है। तो ये बेसिकली टिपिकल केस हो जाता है BALL का। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं TDT और CD19 और CD22 को यूज़ किया गया है और ये CD19 और CD20 B सेल मार्कर हैं, जबकि TDT इमेच्योर सेल मार्कर है। तो ये भी जो केस है वो BALL का है। इसी तरह से जो केस 8 नंबर का जो केस है इसमें भी आप देख सकते हैं कि CD34 पॉजिटिव है और डबल पॉजिटिव जो क्वाड्रेंट है उसमें मैक्सिमम सेल है और साथ में CD13 और CD33 जो कि माइलॉइड मार्कर हैं। तो ये टिपिकल केस होता है AML का। एक और जो केस है जिसमें CD5 पॉजिटिव है और CD23 पॉजिटिव है। तो CD5 जो है वो T सेल मार्कर है, जबकि CD23 वो B सेल मार्कर है। तो दोनों ही मैच्योर सेल मार्कर हैं। तो यहाँ पे मैच्योर सेल्स बेसिकली क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया मिलते हैं। तो ये टिपिकल केस है क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया का। इसके अलावा केस नंबर जो 10 है जिसमें CD59 और CD55 ये दोनों ही डबल नेगेटिव है और आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि डबल नेगेटिव क्वाड्रेंट है जो उसमें मैक्सिमम सेल्स मिल रहे हैं। तो जो CD55 है और CD59 है
ये दोनों ही जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन होते हैं जो कि सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड जो इंजरी होती है उससे सेल को बचाते हैं। तो CD59 को MIRL भी कहा जाता है और इसी तरह से CD55 को डीके एक्सिलरेटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही बेसिकली कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड जो इंजरी होती है उससे रोकते हैं कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंजरी से सेल को। तो ये दोनों ही जब डिफेक्टिव होते हैं या दोनों ही एब्सेंट होते हैं तो इस कंडीशन को बेसिकली प्रोक्सिमल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिनूरिया कहा जाता है और PNH कहते हैं। तो इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए फ्लो साइटोमेट्री का भी बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसी तरह से केस नंबर 11 है जिसमें CD41 नेगेटिव है और ऐसे ही CD61 भी नेगेटिव है, डबल नेगेटिव हैं दोनों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डबल नेगेटिव क्वाड्रेंट है मैक्सिमम सेल्स उसमें प्लॉट हो रहे हैं। और जो CD41 और CD51 है ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लेटलेट की सरफेस पे पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन 2B बेसिकली ये कोड करता है CD41 को। इसी तरह से GP3A ये कोड करता है CD61 को। तो ये दोनों जब बेसिकली एब्सेंट होते हैं तो एक एग्रीगेशन का जो डिफेक्ट है वो होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली जो डायग्राम है बेसिकली ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं प्लेटलेट को एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं, एग्रीगेट करने में। तो जब ये दोनों एब्सेंट होते हैं तो प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होते हैं या एग्रीगेशन नहीं हो पाता है प्लेटलेट का, और इस कंडीशन को ग्लैंजमैन थ्रोम्बोस्थेनिया कहते हैं। तो इस कंडीशन को भी हम फ्लो साइटोमेट्री के द्वारा डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं CD19 जो कि एक B सेल मार्कर है लेकिन वो एब्सेंट है तो नेगेटिव है। इसी तरह से CD40 भी नेगेटिव है जो कि एक डेंड्राइटिक सेल या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, वहाँ पे ये मार्कर पाया जाता है। ये तो जब ये दोनों एब्सेंट होते हैं तो आप देख सकते हैं सेल्स डबल नेगेटिव क्वाड्रेंट में मैक्सिमम सेल्स प्रेजेंट है जैसा कि ग्राफ में देख सकते हैं। और इस कंडीशन को हाइपर IgM सिंड्रोम कहते हैं। तो बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो CD40 सिग्नलिंग इन्वॉल्व होती है B सेल क्लास स्विचिंग के लिए या सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन के लिए वो नहीं हो पाती है। तो उसकी वजह से पेशेंट में इंक्रीज लेवल ऑफ बेसिकली IgM जो एंटीबॉडीज़ है उनका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और लो लेवल रहता है IgG, IgE और IgA का। तो इस कंडीशन को भी हम फ्लो साइटोमेट्री के द्वारा डायग्नोस कर सकते हैं। केस नंबर 13 में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी डबल नेगेटिव क्वाड्रेंट में सेल्स मिल रहे हैं और बेसिकली ये एनेक्सिन 5 नेगेटिव, ऐसे इसी तरह से प्रोपेडियम आयोडाइड नेगेटिव। तो जब ये दोनों ही यूज़ किए जाते हैं तो यहाँ पे चार्ट में आप डबल नेगेटिव सेल्स देख रहे हैं। जब डबल नेगेटिव होते हैं तो बेसिकली लाइव सेल्स होते हैं वो। तो लाइव सेल्स के लिए एनेक्सिन भी नेगेटिव और साथ में प्रोपेडियम आयोडाइड भी नेगेटिव होता है। तो वो सेल्स जो होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, जबकि ये दोनों डबल पॉजिटिव पाए जाते हैं अपोप्टोटिक सेल्स में और डेड सेल्स में। तो इस अपोप्टोटिक सेल्स को भी हम इस फ्लो साइटोमेट्री के द्वारा डायग्नोस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डबल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में कुछ सेल्स पड़े हैं। तो ये जो डबल पॉजिटिव हैं एनेक्सिन पॉजिटिव और PI पॉजिटिव सेल्स, ये डेड सेल्स हैं, ये अपोप्टोटिक सेल्स हैं। तो इसका भी हम पता कर सकते हैं कि सेल्स डेड हैं या लाइव हैं। तो एक ये छोटा सा ओवरव्यू था फ्लो साइटोमेट्री के बारे में। मुझे आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।